He has created the universe, the sun, the moon. He runs the clouds full of rain. He has given us opportunity to respect our ladies, women and children, and elderly people in the Holy Quran. He has given us an opportunity to say prayers 5 times a day. Ladies and gentlemen, today I would like to share some new law which has been promulgated in the 2016, but it has been started functioning in the present year. The topic under discussion is the Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016, 16 of 2016. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ के तहत शॉर्ट हेडिंग जो है वो दी जाती है आजकल के स्टैचूज़ में, लॉन्ग हेडिंग का रवाज ख़त्म हो गया। ये जो 16 लिखा हुआ है नीचे, 16 से मुराद है कि साल 2016, और ये जो रोमन में लिखा हुआ है 16, इसका मतलब ये है कि 2016 में जो प्रोविंशियल असेंबली ने जितने लॉज पास किए हैं, इस कानून का 16वां नंबर था। ये 31 इसके सेक्शंस हैं, बहुत मुख्तसर सा ये एक्ट है, लेकिन इसको बना दिया गया 2016 में, लेकिन इसकी डेट नहीं अनाउंस की गई कि इसका कब से स्टार्ट होना है, इन्फोर्समेंट कब से होनी है। तो वो जो डेट इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस की है, वो अभी हम शेयर करते हैं। वो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, दिस हैज़ बीन इशूड ऑन 18 नवंबर 2022। नवंबर 2022 में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 गवर्नर ऑफ पंजाब ने इन्फोर्स किया। यानी 2016 में कानून तो बन गया था, लेकिन इस कानून के तहत कोई केस किसी अदालत में दायर नहीं हुआ। अब से ये केसेस दायर होने हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की चिट्ठी है। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को सर्कुलेट की गई है कि इस एक्ट का अमल दरामद शुरू हो गया है, तो इस पे जो है कोर्ट्स डेजिग्नेट फरमाई जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सीनियर मोस्ट एडिशनल सेशंस जज है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में, उसको कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर फरमाया, और जो फैमिली डिवीज़न का सीनियर सिविल जज है उसे ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर किया। इसी तरह जो हमारी तहसीलें हैं, सब डिवीजन्स हैं, वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट सिविल जज होगा जिसके पास नए केस दायर होते हैं, वही इस नए कानून के तहत जो है केसेस की समाअत करेगा। ये जी इसके सेक्शंस हैं 31, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बड़ा मुख्तसर सा आसान सा है। वकालत में
ज़िंदा रहने के लिए, कायम रहने के लिए ज़रूरी है कि वकील साहब जो हैं कानून पढ़ते रहें। कानून की इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, लाइब्रेरी में चले जाएं, रैक्स भरे पड़े हैं। अब सारी किताबें तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। ए से शुरू करें तो जेड तक डिफरेंट लेजिस्लेशंस हैं जो कि सूबा पंजाब की तरफ से जारी शुदा हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जारी शुदा हैं। सारी बुक्स हम लोग नहीं रीड कर सकते, ना ही ज़रूरत होती है रीड करने की। लेकिन जो हम काम करते हैं, जो केस हमारे पास है, उससे रिलेटेड किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसका आसान सा तरीक़ाकार है जो हम अडॉप्ट करते हैं कि जैसे ही कोई नया लॉ आता है तो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट जो टाइम लगे उस पर कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जब उसका कोई केस आए तो फिर उसको देख लेते हैं। फिर वो चीज़ें ज़हन नशीन हो जाती हैं, आसानी रहती है करने में। मेरा तरीका तो यही है कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कानून का नाम क्या है, फिर देखता हूँ उसमें सेक्शंस कितने हैं, उसके कोई शेड्यूल्स, कोई अपेंडिक्स, कोई चीज़ एनेक्चर कितने हैं वो देख लिए। फिर वन बाय वन उसको थोड़ा सा देखना है। तो सिर्फ अगर आप लोग इंडेक्स पे गौर कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आप लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन अपनी अपनी ज़ाती लर्निंग के लिए मैं चाहूँगा कि हम मिल के इसके कंटेंट्स जो हैं वो देखें क्या है। ये सेक्शन 1 है, टाइटल है। ये बताएगा कानून का नाम क्या है, एक्सटेंट क्या है और कमेंसमेंट क्या है। ये कानून का दायरा इख्तियार कहाँ तक है और किस तारीख को कमेंस होना है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। 3 में मेयर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इस कानून को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सेक्शन 3 में दी गई हैं मेयरमेंट्स। चौथा जो है, जो हमारे रिलेटेड है, वो है कंप्लेंट टू कोर्ट। कि कंप्लेंट जो है वो सेक्शन 4 के तहत दायर होनी है। कौन सी कोर्ट उसे रिसीव करेगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। ये जो 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे वो रिलीफ हैं जो अग्रीव्ड पर्सन की फेवर में पास किए जा सकेंगे। राइट टू रिजाइड इन द हाउस, घर में रहने का हक। 6 नंबर पे इंटरम ऑर्डर है। जिस कोर्ट को आपने कंप्लेंट फाइल की है वो कोई इंटरम ऑर्डर पास करेगी, फाइनल ऑर्डर भी पास करेगी। 7वें नंबर पे प्रोटेक्शन ऑर्डर, अग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्शन मिलनी है। 8वें नंबर पे रेजिडेंस ऑर्डर, उसको रहायश किराए पे लेके देनी है, उसी घर में रखना है, शेल्टर होम में रखना है, क्या करना है, ये उसको डील करता है। 9वें नंबर पे मॉनिटरी ऑर्डर। मॉनिटरी से यहाँ से मुराद है फाइनेंस, पैसे, खर्चा ना नफका। उसका जो अग्रीव्ड पर्सन है उसका खर्चा कौन देगा, कैसे देगा, क्या सिचुएशन होगी। ये सेक्शन 10 है। ये सेक्शन 10 है जी। ड्यूरेशन एंड आल्टरेशन ऑफ द ऑर्डर्स। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसका कितनी मुद्दत, कितनी देर तक वो रहेगा, क्या वो चेंज हो सकेगा, नहीं चेंज हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी, अब वुमेन को प्रोटेक्शन करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसके कितने अरकान होंगे, कितने मेंबरान होंगे। सेक्शन 11 है। 12 फंक्शंस हैं कमेटी के। 13 प्रोटेक्शन सेंटर एंड शेल्टर होम्स हैं। 14 वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है। 15 पावर टू एंटर है। ये 15 नंबर पे जो पावर टू एंटर है, ये पावर किसकी होगी, जो खातून को प्रोटेक्शन देने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके लिए ये डील करेगा कि वो किसी के घर में कैसे दाखिल हो सकेगी, किसी को नोटिस देना है, क्या करना है। अगर घर में सिर्फ औरतें रहती हैं तो क्या मर्द वहाँ दाखिल होंगे, ये उसको डील करेगा 15 सेक्शन। 16 जो है वो कहता है असिस्टेंस ऑन रिक्वेस्ट। ये मदद फराहम की जाएगी, किसको की जाएगी,
उस खातून को जिसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बनाया गया है। ये 16 में असिस्टेंस है। 17 में असिस्टेंस टू ऑफिसर। ऑफिसर कौन है? जो खातून को प्रोटेक्शन देने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया है, उसको असिस्ट करेगा। कौन असिस्ट करेगा? सर्टनली पुलिस होगी, इंतज़ामिया होगी, या जितने भी इंतज़ामी अहदेदारान हैं वो होंगे। 18 नंबर पे पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर गया है कोई कोर्ट का आर्डर अमल दरामद कराने के लिए, आगे से उसको फेंटी लगा दी उन्होंने, अब उसकी भी तो प्रोटेक्शन होनी है, तो वो 18 है। 9वें पे है पेनल्टी फॉर फाइलिंग फॉल्स कंप्लेंट। अगर आपने कंप्लेंट कोई झूठी दायर कर दी है, वैसे तो नहीं है कि हर बंदा ही कंप्लेंट दायर करनी शुरू कर दे और अदालतें भर जाएंगी। अगर झूठी कंप्लेंट साबित हो जाती है तो उसको क्या करना है, कितनी सज़ा देनी है, कितना जुर्माना करना है, ये 19 है। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, अब कोई उसका ऑर्डर ही नहीं मान रहा, उसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए। 21 नंबर पे कॉग्निजेंस एंड समरी ट्रायल। कौन सी कोर्ट उसको समाप्त करेगी, उसका तरीकाकार क्या होगा। समरी ट्रायल आप जानते ही हैं, जो जल्दी फैसला हो जाए उसे समरी ट्रायल कहते हैं। मसलन एक बंदा जा रहा है मोटरवे पे, उसका ध्यान नहीं गया ऊपर, गाड़ी उसकी क्रॉस कर गई लिमिट। पाकिस्तान में 120 लिमिट है, फॉरेन कंट्रीज़ में 140 है। अपने रोड्स के हिसाब से होती है स्पीड लिमिट। छोटी सड़कें जो होती हैं जैसे KLP रोड है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, वो लिमिट से बंदे का पाँव ऊपर चला गया जी, तो वो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, उसके हाथ में एक छोटी सी बुकलेट है, उस पर लिखा हुआ है कि ओवर स्पीडिंग की इतनी 500 रुपया फ़ाइन है। छोटी गाड़ी है तो, बड़ी है तो 1000 रुपया है, उससे बड़ी है तो 1500 रुपया है, 2000 है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो वो वहीं पे उसको सजा दे देता है कि ये इतना जुर्माना आप जमा करवाएं। इस तरह का जो प्रोसीजर होता है जिसमें चार्ज ना फ्रेम किया जाए, शातें ना लिखी जाएं, जिरा ना की जाए, सजा दी जाए, इसको समरी ट्रायल कहा जाता है। समरी ट्रायल कोर्ट्स में भी हमारे होता है, और एग्जेक्टिव जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं या कोई ऑफिसर डेलीगेटेड पावर वाला होता है वो भी कर सकते हैं। तो ये समरी ट्रायल है 21 के तहत। 22 में इसकी अपील है। कानून की खूबसूरती है, हर चीज़ की अपील प्रोवाइडेड है। अपील किसको करनी है उसका तरीकाकार बताया हुआ है 22 में। 23 है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर काम करेगा वो वेबसाइट पे डाउनलोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, ताकि लोग देख सकें कि क्या किया गया है। 24 में सर्टन पर्सन्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। ये जो भी लोग प्रोटेक्शन सेंटर में काम कर रहे होंगे ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। 25 नंबर पे परफॉर्मेंस ऑडिट, इसका ऑडिट होगा सालाना। 26 नंबर पे एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉस। ये कानून जो बाकी कानून चल रहे हैं उससे हट के नहीं होगा, बल्कि उनकी मदद करने के लिए होगा। 27 नंबर पे ट्रेनिंग है, नई चीज़ है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 28 पे एनुअल रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी। 29 पे इसके रूल्स बनाए जाएंगे। 30 में इम्यूनिटी हासिल है। अब जो जज प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर रहा है, ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपना काम कर रहा है, तो उसको उसके खिलाफ तो केस नहीं किया जाएगा। झूठा केस किसी ने अगर कंप्लेंट कर दिया फाइल, तो सजा तो उसको होगी, कंप्लेनेंट को, कि जिसने इन्फॉर्म किया जाके ऑफिसर को कि इस तरह हुआ है। तो इम्यूनिटी है। 31 नंबर में डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए पावर है। तो ये हमारे 31 सेक्शंस हो गए पूरे। अब हम, अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ा सा देख लें कि कैसे कैसे करना है, या फिर काफ़ी है इतना ही बता दें क्या करना है। टाइम है। ये प्रीएम्बल है इसकी। ये प्रोटेक्शन कहता है प्रोवाइड की जाएगी, रिलीफ दिया जाएगा ख़वातीन को किसके खिलाफ, अगेंस्ट दी वायलेंस। ये जो घरों में तशद्दुद किया जाता है औरतों पे, ये उसके अगेंस्ट है। या जहाँ कोई खातून काम करती है, वर्क प्लेस पे काम करती है, तो वहाँ पे कोई तशद्दुद होता है तो उसे ये कहता है। हमारा मुल्क चूँकि पाकिस्तान है, कुरान और इस्लाम और आइन के मुताबिक है, दुनिया में जितनी इज़्ज़त हमारे माशरे में औरत को दी जाती है शायद किसी और माशरे में होती नहीं है इतनी रिस्पेक्ट। ये उसकी प्रीएम्बल है। ये पहला सेक्शन है टाइटल का, नाम इसका हमने पढ़ लिया क्या है। पंजाब पूरे में ये एक्सटेंड करेगा, और डेट अभी हमने पढ़ी है, नवंबर 2022 में इसको उन्होंने इन्फोर्स किया है।
उससे पहले नहीं था। अब ये इसकी डेफिनेशंस हैं। सबसे जो अहम डेफिनेशन है वो अग्रीव्ड पर्सन की है कि वो कौन होगा अग्रीव्ड पर्सन। तो अग्रीव्ड पर्सन कहा जाता है किसी खातून को हु हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू वायलेंस बाय अ डिफेंडेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक वो जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है उसको एग्रीव्ड पर्सन कहा जाएगा और तशद्दुद करने वाले को डिफेंडेंट कहा जाएगा। ये कमेटी है जी, डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी। कोड से मुराद है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोड से मुराद है फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। ये बताता है कि इसकी समाअत फैमिली कोर्ट ने करनी है। जो सीनियर सिविल जज होगा फैमिली डिवीज़न का वो सुनेगा। डिपेंडेंट चाइल्ड कौन है? यहाँ उन्होंने एज की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जिसकी उम्र 12 साल से कम होगी। उसमें अडॉप्टेड, स्टेप, फोस्टर चाइल्ड ये भी शामिल होंगे। डीसीओ, अब डीसीओ तो रहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। 2016 में ये ओहदा एग्जिस्ट करता था, अब नहीं है, अब इसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, तो इसको उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर वो बनाई जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है, ये हमें देखनी पड़ेगी क्या चीज़ है। यहाँ 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये कानून कहता है कि नहीं, इससे हट के भी है। एक घर में ख़वातीन रहती हैं किसी रिलेशनशिप से, उसमें कंसेंग्विनिटी है, किसी की बहन है, फूफी है, अम्मा है, दादी है, नानी है, चाची है, ताई है, जो भी है, जो घर में खातून रहती है किसी बंदे के साथ, मैरिज है या बीवी है, और अडॉप्शन या किसी बेटी को उसने अडॉप्ट किया हुआ है तो वो खातून है। उसके ऊपर अगर कोई तशद्दुद किया जाएगा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट है। हाउस से मुराद वो जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं, मालिक होना ज़रूरी नहीं है घर का। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स है कि जो रूल्स में बताया गया है। प्रोटेक्शन सेंटर वो होंगे जो बनाए जाएंगे। प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होगा? जो कमेटी होगी, प्रोटेक्शन सेंटर होगा, शेल्टर होम होगा, इस कानून के तहत जो भी सेटअप बनाया जाएगा उसे सिस्टम कहा जाएगा, प्रोटेक्शन सिस्टम। ये डिफेंडेंट है, ये किसको कहते हैं? डिफेंडेंट उस बंदे को कहेंगे कि जिसके खिलाफ आप कोर्ट में आए हैं रिलीफ लेने के लिए। रेजिडेंट से क्या मुराद है? जो शेल्टर होम में रह रहा हो या कोई बच्चा माँ के साथ रह रहा हो उसे रेजिडेंट कहा जाएगा। रूल्स, शेल्टर होम, ये वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है। वायलेंस क्या होगा? इंसानी जिस्म के खिलाफ कोई ऑफेंस। अब इसमें उन्होंने और इसको शामिल कर दिए 4-5 चीज़ें। अबैटमेंट भी शामिल कर दी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी कर दिया, सेक्सुअल वायलेंस भी कर दिया, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, स्टॉकिंग, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है कि आप मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए किसी शख्स को किसी तरह से तकलीफ़ पहुँचाएँ और दूसरी तरफ से खातून हो तो वो साइबर क्राइम में आ जाएगा। स्टॉकिंग क्या है? आप किसी का पीछा करें, वॉच करें कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्टॉकिंग है। इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या है कि आप कोई खातून काम करती है, वर्किंग लेडी है, आप उसके पैसे एटीएम से निकलवा लें, या कोई खातून डिपेंडेंट है, घर में रहती है, उसको खाना ना दें, कपड़े ना दें, सर्दियाँ हैं तो जर्सी स्वेटर ना लेके दें। इकोनॉमिक अब्यूज़ हो सकता है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है। आप घर में गए, खातून से बात ही नहीं कर रहे, वो बेचारी बात करना चाह रही है, आप बात ही नहीं कर रहे उससे, नफसियाती तौर पे आप उसको टार्चर करें, कोई डंडा सोटा ना मारें, आप उसको पैसे भी दें, नफसियाती जो है वो भी अब्यूज़ आ जाएगा। सेक्सुअल वायलेंस है। ये सारी चीज़ें वायलेंस। यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक अब्यूज़ को डिफ़ाइन किया है। वो क्या होता है जी? खाना ना देना, डिनाइल ऑफ फूड, कपड़े ना देना, और उसकी इनकम जो है वो ले जाना उसकी मर्ज़ी के बगैर।
ये सारी डेफिनेशन है इकोनॉमिक अब्यूज़ की। ये साइकोलॉजिकल वायलेंस क्या होती है, ये उन्होंने इसकी वजाहत की है। किसी को सुसाइड अटेम्प्ट करने का दिल करे, डिप्रेशन में आप उसे डाल दें, किसी को कमरे से ही ना बाहर निकलने दें, उसको नफ्सियाती मरीज़ बना दें, तो ये सारी साइकोलॉजिकल वायलेंस की किस्में हैं। डंडे सोटे के अलावा कोई ऐसी आप परेशानी तंगी किसी खातून को पहुँचाएँ जो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, वो इसमें वायलेंस में आ जाएगी। ये वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है। अगर कोई लफ्ज़ इसमें वजाहत नहीं की गई, तारीफ़ नहीं की गई, तो वो यूँ समझा जाएगा जो कोड ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में जो डेफिनेशंस हैं वही इसमें समझी जाएंगी। ये सेक्शन 3 है जी। गवर्नमेंट ने क्या करना है, मेजरमेंट क्या करनी है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो एक टूल फ्री डायल इन नंबर देगी, हेल्पलाइन होगी, कोई भी खातून उस पर कॉल कर सकेगी। प्रोटेक्शन सेंटर और शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, स्टाफ भर्ती किया जाएगा, मीडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन के लिए कोशिश की जाएगी, रेस्क्यू किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाएगी, कानूनी मदद फराहम की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये सारे काम करने हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। इसकी मशहूरी की जाएगी। ये जो नया कानून है उर्दू में, अंग्रेज़ी में, जो भी ज़ुबानें हैं उसमें बताया जाएगा ताकि लोग इसको रजू कर सकें। गवर्नमेंट इसका डेटा बेस बनाएगी, सॉफ्टवेयर बनाएगी, मॉनिटर करेगी इसकी इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म को, रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। ये हमारा चौथा जी कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन करेगा? यहाँ पे चौथे सेक्शन 4 में उन्होंने 4 बंदे बताए हैं जो कंप्लेंट कर सकेंगे। एन अग्रीव्ड पर्सन, नंबर 2 अथराइज्ड पर्सन, मुख्तार जिसे कहते हैं मुख्तार ख़ास, या वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये सबमिट कर सकेंगे कंप्लेंट। किस मकसद के लिए? ये यहाँ पे 3 उन्होंने बताए हैं, प्रोटेक्शन आर्डर, रेजिडेंस आर्डर, मॉनिटरी आर्डर। उसके लिए वो कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब कंप्लेंट दायर कहाँ होनी है? ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं ABC करके। जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन रहता है वहाँ हो सकती है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या कारोबार करता है वहाँ पे हो सकती है, या जहाँ दोनों इकट्ठे रह चुके हैं पास्ट में वहाँ हो सकती है। ये 3 उन्होंने बताई हैं प्लेसेस वेयर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। अब कंप्लेंट आ गई, अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसे नोटिस करेगी। रूटीन में नोटिस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे गई है लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा जी एक तो पेशी आपने देनी है 7 दिनों की, नॉट मोर देन 7 डेज, और आपने शो काज नोटिस इशू करना है डिफेंडेंट को कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आपने अग्रीव्ड पर्सन के ऊपर ये वायलेंस किया है, बताओ क्यों ना कोई ऑर्डर पास किया जाए आपके खिलाफ। और 7 दिनों के बाद अगर डिफेंडेंट पेश नहीं होता, जवाब नहीं जमा कराता, तो कोर्ट ये अज्यूम करेगी, ये कंसिडर करेगी कि इसके पास जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो कोर्ट अपना ऑर्डर पास कर देगी। ये जो ऑर्डर पास करेगी ये इंटरम ऑर्डर होगा, और जो आखिर पे ऑर्डर पास करेगी उसे फाइनल ऑर्डर कहा जाएगा। तो ये कंप्लेंट का फैसला कोर्ट ने करना है 90 डेज़ में, 3 माह के अंदर फैसला करना है। ये उसके राइट्स हैं जो अग्रीव्ड पर्सन है। क्या क्या उसके राइट्स हो सकते हैं? उसे घर से ना निकाला जाए, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अल्टरनेटिव अकोमोडेशन उसे लेके दी जाए, शेल्टर होम में रहना चाहे तो वहाँ रखा जाए उसको, जैसे उसकी मर्ज़ी है एग्रीव्ड पर्सन की, उसको कंफर्टेबल करना है रेजिडेंस के लिए। कोर्ट इंटरम ऑर्डर क्या कर सके? जहाँ पे प्रामा फिशाई नज़र आ रहा हो कि ये केस बनता है और डिफेंडेंट ने वायलेंस कमिट की है, तो कोर्ट इंटरम ऑर्डर पास करेगी एफिडेविट की बेस पे, और जो मटेरियल कोर्ट के पास होगा।
ये प्रोटेक्शन आर्डर है जो कोर्ट ने सेक्शन 7 के तहत पास करना है। ABC करके इसकी कैटेगरीज हैं। उसको मना कर दिया जाएगा कि नॉट टू हैव अ कम्युनिकेशन विद द एग्रीव्ड पर्सन विद और विदाउट एक्सेप्शंस। उसको बात करने से मना कर दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि दूर रहे एग्रीव्ड पर्सन से और इतने फासले पे रहे। एक ब्रेसलेट उन्होंने जारी किया है जिसे GPS ब्रेसलेट कहते हैं। कोर्ट जब ऑर्डर पास कर देगी कि भाई आपने ये खतून को आपने वायलेंस काज किया, आपने इसके करीब नहीं जाना, उसके हाथ पे या पाँव पे एक ब्रेसलेट बांध दिया जाएगा जो कि GPS से मॉनिटर्ड होगा और वो उसकी मूवमेंट को बताएगा। लेकिन ये हर केस में नहीं है कि कड़ा पहना दिया जाएगा। जहाँ पे लाइफ, डिग्निटी, रेपुटेशन का मसला होगा वहाँ पे ये उसको ब्रेसलेट पहनाया जाएगा। हस्बैंड को अपना डिफेंडेंट को घर से भी बाहर निकाला जा सकता है अगर उसके पास कोई वेपन है, जैसे लाइसेंसी वेपन होता है बंदे के पास, उसे कहा जाएगा कि ये जमा करवा दें और उसे मना किया जाएगा कि कोई नया वेपन ना परचेज कर सके, नया लाइसेंस ना ले सके। जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन काम कर रहा हो वहाँ भी मना किया जाएगा कि ये ना जा सके। अग्रीव्ड पर्सन के रिश्तेदार हैं, डिपेंडेंट हैं, असिस्ट करते हैं उसको भी मना किया जाएगा कि ना इसको तंग करें। या कोई भी कोर्ट मुनासिब समझे कि ये एक्ट ठीक नहीं है, उसका ऑर्डर किया जा सकता है। कोर्ट इसके अलावा और भी डायरेक्शंस पास कर सकती है। एक बंदे ने प्रेयर ही नहीं की है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, कोर्ट तो देखती है प्रेयर के मुताबिक ग्रांट करती है रिलीफ। ये स्पेशल एक्ट है, ये कहता है कोर्ट देख के सिचुएशन वो रिलीफ भी ग्रांट कर देगी जो उसने नहीं मांगा, लेकिन मकसद उसका प्रोटेक्शन ही है कि खातून की मदद करनी है। कोर्ट उससे ज़मानतनामा भी ले सकती है, बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करवा सकती है कि दोबारा जो है वो तशद्दुद ना कर सके। ये तो सारी डिफेंडेंट को ऑर्डर पास कर दिए ना, तो वुमेन प्रोटेक्शन को भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि वो भी हिफाजत जो है वो फराम करे टू द एग्रीव्ड पर्सन। पुलिस को भी ऑर्डर किया जाएगा कि आप भी जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करें। ये रेजिडेंस का ऑर्डर है कि रहाइश के लिए जो है ऑर्डर पास किया जाएगा कि एग्रीव्ड पर्सन को घर से ना निकाला जाए, एग्रीव्ड पर्सन को घर में रहने दिया जाए। अगर एग्रीव्ड पर्सन शेल्टर होम में है, दारुल अमान है, पनाहगाह है, तो घर जाना चाहता है तो वहाँ से शिफ्ट उसे कर दिया जाएगा। घर में रहता है तो वो एग्रीव्ड पर्सन कहता है कि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, तो उसको वहाँ से शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर एग्रीव्ड पर्सन से किसी ने पोजेशन छीन लिया है, कोई प्रॉपर्टी ले ली है, कोई डॉक्यूमेंट ले लिया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ये प्रॉपर्टी, पोजेशन, डॉक्यूमेंट एग्रीव्ड पर्सन को रिटर्न किया जाए। डिफेंडेंट और इसके रिश्तेदारों को मना किया जाएगा कि वो शेल्टर होम में या जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन नौकरी करता है वहाँ पे विज़िट ना करे, या मुतबादल अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाएगा। कोर्ट जो है वो पीरियड भी मुकर्रर करेगी कि ये कितनी देर तक ये काम टाइम पे इसकी इन्फोर्समेंट है। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए ज़रूरी है कि उस बंदे की कैपेसिटी को भी देखा जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखी जाए। एक बंदा है ही रेडी लगाता है, उसको कहें जी कि आप आबासी टाउन में इसको 10 मरले का मकान ले दें, वो कहाँ से लेके देगा? ना रेंट पे लेके दे सकता है, ना वैसे लेके दे सकता है। वो जिस तरह की उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे मद्देनज़र रखा जाएगा। ये मॉनिटरी आर्डर है जी। कोर्ट आर्डर करेगी कि इसको पैसों का नुकसान हुआ है, इसने मेडिकल करवाया है, इसको ज़हनी परेशानी हुई है, तो ये इतनी पेमेंट आप इसको करें, तो डिफेंडेंट वो पेमेंट करेगा।
किसी किराए के घर में रह रही है एग्रीव्ड पर्सन, तो उसका किराया। अगर वो नहीं मानता कोर्ट का ऑर्डर, फिर क्या करेगी कोर्ट? अगर तो उसका कोई मकान है किराए पे, तो कोर्ट जो है वो राब्ता करेगी मालिक किराएदार के साथ, भाई किराया तुमने इसको नहीं देना, ये कोर्ट में जमा कराएं, या ये एग्रीव्ड पर्सन है इसको आप किराया देते रहे। ये ऑर्डर की है, इंटरम ऑर्डर जो है उसकी ड्यूरेशन है और अल्टरेशन है। कोर्ट अपना ऑर्डर जो है वो अल्टर भी कर सकती है, डिस्चार्ज भी कर सकती है। फ्रेश एप्लीकेशन भी ली जा सकती है। किसी ने कंप्लेंट दायर करके वापस ले ली, मसला हल हो गया, तो दोबारा भी दायर की जा सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी है, इसमें कौन कौन लोग होंगे? ये होगा जी ईडीओ हेल्थ। अब ईडीओ का ओहदा भी नहीं एग्जिस्ट करता, आजकल है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। ये कम्युनिटी का होगा जी डीपीओ होगा जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड जो है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये सेक्रेटरी होगी। ये लोग ये इकट्ठे होंगे तो कमेटी बनेगी। इसमें 4 जो हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे। ये जो लोग तनख्वाह लेते हैं अपने किसी सरकारी काम की, उन्हें ऑफिशियल मेंबर कह लेते हैं, और जो सोसाइटी से डालने हैं उन्हें नॉन ऑफिशियल कह लेंगे। सोसाइटी में से ऐसे लोग डाले जाएंगे जो सिविल सोसाइटी से और फिलंथ्रोपिस्ट हों, जो लोग खैर खैरात का काम करना चाहते हों, इंसानी हकूक़ की तंजीम से तल्लक़ रखते हों, तो 4 लोग वो होंगे। तो ये मिला के कमेटी बन जाएगी डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी। गवर्नमेंट इसका वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करेगी किसी नॉन ऑफिशियल मेंबर को। कमेटी की मीटिंग होगी एटलीस्ट 1 मीटिंग 3 महीने में, और अपना प्रोसीजर को रेगुलेट करेंगी। अगर कोई मेंबर मिसकंडक्ट करता है, डिसइंटरेस्ट शो करता है, एक्सप्लॉइट करता है, मिसयूज़ करता है अपने इख्तियारात और पावर का, तो उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, और जो है वो मेंबर उसे शामिल कर दिया जाएगा। ये कमेटी के फंक्शंस हैं। कमेटी क्या करेगी? कमेटी एक तो प्रोटेक्शन सेंटर का, शेल्टर होम का, टूल फ्री हेल्पलाइन का सुपरविज़न करेगी, इम्प्रूव करेगी उनको। अनइंटरप्टेड सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, हाई क्वालिटी रिस्पांस होगा, ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लाइजान ऑफिसर बनाया जाएगा जो मुख्तलिफ महकमों से, एजेंसियों से जो है रिलेशनशिप कायम करेगा, और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये फंक्शन किए जाएंगे। कमेटी का एक बड़ा मेजर काम होगा मीडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़, कि किसी तरीके उनकी सुलह हो जाए, सफाई हो जाए, घर आबाद हो जाए। अब तो पर्चा ही देना बड़ा मुश्किल है, FIR दर्ज करने के लिए 22A में सेशन जज साहब के पास आना पड़ता है, हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, कई एडिशनल सेशन जजेस हमने सिर्फ 22A के लिए लगाए हुए हैं। हालांकि ये इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर द क्रिमिनल केस, वेयर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड दे शुड रजिस्टर अ केस, and in investigation if no case is made out the same can be cancelled। तो यहाँ पे कमेटी जो है वो इंश्योर करेगी, खुद ही इंश्योर होगी। जब DPO उसमें है, मेंबर है कमेटी का, तो किसको उसने कहना जाके पर्चा दो जी, खुद मेंबर है, फिर दें पर्चा, करें इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह कलेक्शन होगी फोरेंसिक की, इन्वेस्टिगेशन की, सैंपल्स भिजवाए जाएंगे। एग्रीव्ड पर्सन को शिफ्ट करना है किसी प्रोटेक्शन सेंटर में, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये कमेटी के ज़िम्मे होगा। एनुअल प्लान बनाया जाएगा, प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएंगी, वर्किंग को एवेल्यूएट किया जाएगा। जो ख़वातीन वॉलंटियर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहती हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी,
इसको बेहतर करने के लिए ये जो सिस्टम है प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन का, इसकी सजेशंस बनाई जाएंगी, अप्रूवल्स दी जाएंगी, और जो फंक्शन ज़रूरी हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। ये कमेटी जो है डोनेशंस भी लेगी डिफरेंट जगह से, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। ये प्रोटेक्शन सेंटर और शेल्टर होम्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उनको मेंटेन किया जाएगा, सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में एफिशिएंसी में इजाफा किया जाएगा। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे सारी फैसिलिटीज़। ये वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है सेक्शन 14 के तहत, उसका नोटिफिकेशन होगा जी, वो ट्रेनिंग वगैरह देगी स्टाफ को, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप लाइजन की सूरत में रखेगी, रेस्क्यू प्लान बनाया जाएगा, एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये सारे उसके फंक्शंस हैं। ये पावर टू एंटर है जी, डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर एंटर होगी किसी जगह पे खातून पे तशद्दुद हुआ है तो उनको नोटिस दिया जाएगा, अगर कोई ना बात माने तो फिर वहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह अगर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर अंदर किसी बिल्डिंग में चले गई है, किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो भी फोर्स को यूज़ करके वहाँ से एग्ज़िट किया जाएगा। ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस और बाकी इदारे जो हैं वो अग्रीव्ड पर्सन को जैसे ही टेलीफोन कॉल रिसीव होगी कि खातून पे तशद्दुद हुआ है तो क्विक रिस्पॉन्स किया जाएगा, उसको असिस्ट किया जाएगा। ऑफिसर जो है वो अगर कोर्ट के अमल दरामद कराना चाहता है तो पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी भरपूर मदद करेंगे फॉर द इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अगर कोई बंदा प्रोटेक्शन ऑफिसर की काम में रुकावट डालता है तो उसकी सज़ा दी गई है 6 महीने या जुर्माना 500,000 रुपीज़ तक, या दोनों। 100,000 1 लाख रुपए को कहा जाता है, 500,000 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के काम में रुकावट डालेगा। 19 में अगर कोई गलत कंप्लेंट फाइल कर देता है, पता चल जाता है कि ये केस ही गलत दायर किया है खातून ने, तो उसकी सज़ा मिलेगी 3 महीने तक, फाइन 100,000 रुपीज़, या दोनों। ये डिफेंडेंट अगर ब्रीच करेगा कोई ऑर्डर तो उसके लिए क्या होगा जी? डिफेंडेंट अगर कोर्ट का इंटरम ऑर्डर या जीपीएस ट्रैकर का ऑर्डर या फाइनेंशियल मॉनेटरी ऑर्डर ना फॉलो करे तो उसको सज़ा दी जाएगी जो कि 1 साल तक या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। जुर्माना जो है वो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। जो इंटरम ऑर्डर की वायलेशन करता है एक से ज़्यादा दफ़ा तो उसकी सज़ा डबल कर दी जाएगी, 2 साल सज़ा है और जुर्माना है उसका 5 लाख रुपया। ये कॉग्निजेंस और समरी ट्रायल है। कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेगी? जब तक कंप्लेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर वो फाइल ना करे। कंप्लेंट अगर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरफ से आई है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी और समरी ट्रायल करेगी जो सेक्शन 22 में दिया गया है सीआरपीसी के तहत। अपील दायर होगी एडिशनल सेशन जज साहब के पास। 60 दिनों का टाइम है। सेशन जज साहब ने 60 दिनों में अपील का फ़ैसला करना है। उसके बाद जो फ़ैसला सेशन जज साहब देंगे उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है, वो फाइनल ऑर्डर होगा। ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये गवर्नमेंट जो है 7 दिनों में जैसे ही पता चले कि किसी खातून पे तशद्दुद हुआ है अग्रीड पर्सन पे, वो पब्लिश करेगी डिटेल
और स्टेप्स कि क्या किया है गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करेगी। जो भी लोग प्रोटेक्शन सिस्टम में होंगे वो सरकारी पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। सेक्शन 25 के तहत ऑडिट किया जाएगा, गवर्नमेंट इसका ऑडिट करेगी। ये देखा जाएगा कि कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। किसी ने अग्रीव्ड पर्सन ने कॉल की तो क्या रिस्पांस किया, उसको क्या फ़ायदा पहुंचाया गया, सरकार ने, वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या उसको बेनिफिट दिया, इसका ऑडिट होगा। ये कानून जो है डेरोगेशन में नहीं होगा, ये जो एग्जिस्टिंग कानून है उनकी हेल्प के लिए है, ना कि उनसे दूर जाने के लिए। 27 में ट्रेनिंग की जाएगी, चूँकि नई चीज़ आई है तो ये ट्रेनिंग की जाएगी डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की एंड जो बाकी एम्प्लॉइज़ होंगे। ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो हर साल के 3 महीनों के बाद, जैसे ही साल ख़त्म होगा, जैसे दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो सबमिट की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। प्रोविंशियल असेंबली एनुअल रिपोर्ट जो है वो उसको पब्लिश करेगी, देखेगी कि कितनी एफिकेसी है, सिस्टम ने क्या काम किया है, उसकी तफसीलात क्या हैं, अगर रिस्पांस नहीं मिला तो उसकी लेट होने की क्या वजूहत हैं, सजेशंस क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं और क्या मामला हैं। रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट इस एक्ट को चलाने के लिए। वो 29 के तहत है। किस बात पे रूल्स बनाने हैं जी? कि मॉनिटरिंग कैसे की जाए, यूनिवर्सल टूल फ्री डायल नंबर जो है वो कैसे बनाया जाए, मीटिंग्स कैसे मॉनिटर हों, वुमेन वॉलंटियर का कैसे रिकॉर्ड बनाया जाए, जो ज़मीन किसी ने डोनेट की है, कोई गाड़ी, कोई इक्विपमेंट, उसको कैसे मेंटेन करना है, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस फैसिलिटीज़ वो कैसे फ़राहम करनी है, रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है रेजिडेंट्स की, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, और प्रोटेक्शन सेंटर्स की और शेल्टर होम्स के अफेयर्स को कैसे रेगुलेट करना है। इन सब मामलात को देखने के लिए कानून साजी की जाएगी, रूल्स बनाए जाएंगे। ये इम्यूनिटी है जी, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कमेटी, कन्वीनर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑफिशियल्स, ये जितने भी लोग इसके मुलाजम होंगे इस सिस्टम के, उनके ख़िलाफ़ कोई दावा या केस नहीं क्रिमिनल किया जाएगा। 31 में गवर्नमेंट जो है वो कोई रिमूवल करनी हो डिफ़िकल्टीज़ की तो वो डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया जाएगा। ये हमारा ख़त्म हो गया जी आप आज का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। सवाल पूछना तो नहीं बनता, मुश्किल है सवाल आपसे करें कि कोई सवाल हो, लेकिन मेरे इल्म के लिए, मेरी बेहतरी के लिए कोई सजेशन, कोई बात अगर आप मुनासिब समझें करना तो हम शेयर कर सकते हैं। आपने जवाब देना है, आप माइक दें सिर्फ। सवाल पे पहले मैं एक सवाल आपको सुना दूँ। हुआ ये कि 2006 में एक नया कानून आया, पब्लिक प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006। सरकारी वकील उसमें रखे गए, चूँकि पहला पहला नया नया कानून था तो एक गांव का वकील भी जो है ना वो बन गया सरकारी वकील। वो शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहन के तशरीफ़ लाते थे। फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है टेस्ट लिया जाए, जो लोग पास करें तो उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाए, ADPP, DDPP। उन्होंने रिट कर दी, उन्होंने कहा जी हमारा भी तो कोई वजूद है ना, हमने देखे इस निज़ाम को सहारा दिया, चलाया है, तो हमें भी कुछ ना कुछ किया जाए। उन्होंने कहा जी बात ये है कि आप ऐसा करें, हम आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन आप PCS का इम्तिहान दें, जो पास करेगा उसको रख लेंगे। उनका चलो ठीक है बात। तो वो उन्होंने लोगों को लाहौर में बुलाना शुरू कर दिया इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। तो वो जो हमारे गांव के दोस्त थे वो भी तशरीफ़ ले गए। उन्होंने 4 सवाल पूछे कमेटी ने।
चारों सवालों का एक ही जवाब। वो पूछें जी बताएं जी ये कैसे होता है, कॉग्निजेंस कैसे ली जाती है, वो कहें जी सॉरी। वो कहें जी ये एक्विटल के बाद कैसे रिवीजन रिव्यू अपील्स ये कैसे फाइल होती हैं, और कहें जी सॉरी। वो जो भी सवाल करें एक ही जवाब मिले जी सॉरी। कमेटी ने सोचा कि चलो ठीक है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा भाई बात ये है, आप खुद ही कोई सवाल करें और खुद ही उसका जवाब दें। उन्होंने इसका भी वही जवाब दिया सॉरी। तो हम आपको जहमत में नहीं डालना चाहते, कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर आपने साइबर क्राइम के बारे में बताया कि अगर किसी भी तरह से किसी को कोई थ्रेट्स करता है जी और अगर आगे से सिर्फ औरत होगी तो साइबर क्राइम बनता है, या फिर जेंट्स भी हो तो फिर बनता है जी। जिस तरह आजकल ना सोशल मीडिया पे मतलब ब्लैकमेलर लोग जो है वो उन्होंने ग्रुप बनाए हुए आगे लेडीज भी रखी हुई है, अगर वो किसी जेंट्स को अगर करते हैं तो फिर भी हो सकता है या नहीं होता? थोड़ा सा देखें जी, जो हमारे पास जो है ना प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो बताता है कि कोई भी जुर्म जो है मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू कमिट किया जाए, मसलन कोई मोबाइल के ज़रिए किसी बंदे का हैक कर लेता है अकाउंट और पैसे सारे निकलवा लेता है, और जिसके पैसे गए हैं वो खातून नहीं है, मर्द है, तो वो साइबर क्राइम में तो फॉल करेगा। वो स्पेशल कोर्ट उसको कॉग्निजेंस उसकी देती है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आदमी के लिए भी हैं, इंसान मर्द के लिए भी हैं, सिर्फ खातून के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो टू दी एक्सटेंट ऑफ अग्रीव्ड पर्सन है कि खातून की हद तक अगर कोई जुर्म कमिट हुआ है तो उस केस की समाअत सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीज़न ने करनी है या फैमिली कोर्ट ने करनी है। बाकी जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो सज़ाएँ जजाएँ हैं वो हमारा स्पेशल जज सेंट्रल है, वो समाअत करते हैं। सर क्या हम इसकी एप्लीकेशन वगैरह जो दावा चल रहे हैं तो उनके साथ भी नेक्स्ट कर सकते हैं सर, इनकी इस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से? अभी कानून अभी चूँकि शुरू हुआ है तो पहले वाले तो कोई नहीं चलेंगे, वो तो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसकी जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफिसर के तहत ही आनी है कंप्लेंट, वो फाइल होगी। वैसे तो ख़वातीन के सारे केस इतने ज़्यादा हैं हमारे पास कि सारा दिन सर नहीं उठाया जाता, इतने ज़्यादा केसेस होते हैं। हर केस में खातून, हर केस में बच्चे, हर केस में ये अग्रीव्ड पर्सन जो होते हैं वो आते हैं। तो इसको एक्ट के तहत जो है कंप्लेंट करने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो फाइल करे तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन किसी ने करना है? सर मेरा क्वेश्चन जी बेग साहब, आपका क्वेश्चन सुनने वाला है। सवाल है, आप जवाब से तो जरूर देंगे। सवाल मेरा ये है कि वुमेन प्रोटेक्शन के तहत साइकोलॉजिकल बेटी वुमेन है, वो तो केस कर सकती है कि उसको खामोश या उसको कोई घर वाले कोई बुलाते हैं, साइकोलॉजिकल टीच करते हैं। अगर वो खातून ऐसे अपने हस्बैंड को टीच करे तो उसका क्या रेमेडी? इस एक्ट के तहत तो कोई नहीं है, लेकिन होनी तो चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मेन के लिए कोई है स्पेसिफिक लॉज, कोई अदर लॉ? हाँ जी, हमारे पास अदालतों में हस्बैंड आके कहते हैं जी कोई जज साहब साढ़े पास कोई कानून है या कोई नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि जनाब कानून आपके लिए ही है, जो हमारे पास है हमने तो उसी पे अमल करना है। जो स्टैचू जो लेजिस्लेशन ने हमें प्रोवाइड किया हमने तो उसी को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर कोई आजकल मॉडर्न दौर है, ख़वातीन अगर किसी बंदे को इसी तरह ओवर आ करें, परेशान करें, तो उस पर भी कानून होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को सिनफ़ नाज़ुक बनाया है, ऐसे होता नहीं है। मुझे 3 साल होने लगे हैं तकरीबन यहाँ पे रहीम यार खां में, कोई ऐसा केस नहीं देखा कि किसी औरत ने कोई कत्ल किया हो, उसे सज़ाए मौत हुई हो, को फांसी चढ़ी हो। औरत बेसिकली इज़ अ पुअर एंटिटी। अल्लाह ताला ने इसको ज़ईफ़ बनाया है, ये इतना मतलब है नहीं इसके पास करज कि ये किसी मर्द को तंग कर सके।
तो मर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सरबराह बनाया है अपने घर का, ज़िम्मेदारी उसी की है। मसलन एक खातून जज है और हस्बैंड भी जज है, दोनों काम करके जाते हैं अदालत से फ्री होके, तो जाके खामद कहता है जी मुझे चाय बना के दे। भी क्यों तुम्हें चाय बना के दे, बराबर तो हैं दोनों, तू बना के दे चाय, भी वो भी अफसर है सेम ग्रेड की। तो हमने तो बेग साहब देखना ये है कि जो कानून प्रोवाइडेड है उसी को देखना है। लेकिन सर कानपुर में ऐसा है कि खातून ही जज है, खातून ही उसका हस्बैंड भी जज है, उनके साथ यकीन ऐसा होता होगा कि मैंने क्या बना के दो, कहता हूँ मैंने क्या बना के दो, कंप्रोमाइज करना है। करना चाहिए, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसे अच्छे तरीके से बसर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए, जो टाइम है इसे अच्छे तरीके से पास करना चाहिए जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल। अब सब आ जाएंगे आगे ताकि जैसा सब पिक्चर्स वगैरह हो जाए, स्पेशली बाहर वोकेशनल कैंडिडेट्स सबसे पहले आ जाएंगे। वो पहला नाम रखेंगे गिर ना जाए लैपटॉप, है ना? छोड़ पकड़ लो। मिनाज उधर सारी लाइट जला प्रोजेक्टर के अब मैडम जो रह गया वो आ जाए। ऐसा हो जाए चार्जर का एक तस्वीर आ गया। आइए आराम से बात अब अरे भाई आप लोग ये बाकी को मौका देना भाई। अब मिनाज आप साइड खैरियत का सर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लैपटॉप दे देना सर, मैं चाहिए भेज दीजिए।